is developing a strength you need for tomorrow. So स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास हमारी है ये सेकंड पार्ट है किसका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आज हम 21 से 40 जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद अ लॉट ऑफ एनर्जी 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, विच द फॉलोइंग पैरोक्सो एसिड ऑफ सल्फर। पैरोक्सो ये जो वर्ड है ये आपको याद दिलवाएगा पैरोक्साइड की, जो कि होता था O2 नेगेटिव। याद करो, हम जब H2O2 को रीड करते थे तो ये होता था हाइड्रोजन पैरोक्साइड, यानी O2 नेगेटिव जो होता है वो पैरोक्साइड होता है। इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनके स्ट्रक्चर ओपन करने के बाद आपको पैरोक्साइड मिलता है? मैं आपको बताता हूँ। H2SO5, यहाँ पर सल्फर है और उसके बाद 5 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड O और उसके बाद यहाँ O और फिर OH, और यहाँ पर आ गया आपका 4 और ये आपका O और एक और H यहाँ आ गया। याद रखना, कभी भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की सोचोगे भी तो आपको एक अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिलेगी, और वो ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, +2 + x और -2 फिर जा 10 -10 = 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से आई +8। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे केसेस में जब ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं तो यहाँ पर जो 2 बार ऑक्सीजन रिपीट होते हैं, याद रखना भाई, O सिंगल बॉन्ड O जब भी रिपीट होते हैं तो समझ जाओ यहाँ पर आपका पैरोक्साइड यूज हुआ है। अब जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जाएंगे यहाँ पे क्या, कि ये जो कंपाउंड है ये H2SO को जो पैरोक्साइड है वो मैं एक साथ लिख रहा हूँ और बाकी O3 आपका एज इट इज। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, देखो ये आ गया +2, ये आ गया आपका x, ये पैरोक्साइड है और पैरोक्साइड पे पूरा चार्ज जितना होता है 2 ऑक्सीजन पे वो -2 होता है, और बाकी बचे इस पे -2 3 जा 6 = 0। तो 2 से 2 कैंसिल आउट और x की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ आ गई ना +6। तो इस तरह से आप समझ जाओ, जब 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे बॉन्डेड होते हैं तो आपका पैरोक्सो यूज किया गया है, जिसको कहते हैं पैरोक्साइड। तो एक तो ये काम यहाँ दिखाई दिया है। एक काम आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा H2S2O8। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसी ही चीज़ देखने को मिलती है। ये देखो H2, ये है आपका H2S2O8। तो यहाँ 2 सल्फर हैं, इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में भी यही है, डबल बॉन्ड और उसके बाद 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर आपका 1 2 3 1 2 3। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 + 3 + 2 8, और यहाँ ये दोनों बॉन्डेड होते हैं। तो मैंने क्या समझाया था अभी, 2 ऑक्सीजन अगर ऐसे बॉन्डेड होते हैं तो उसको पैरोक्सो बोलते हैं। तो आपके इस ऑप्शन में ऐसा देखने को मिलेगा, बाकी कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट सपोज कि अगर मान लो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो, यानी H2S2O7 जिसे ओलियम बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या ये इसकी ज़रूरत होती? आंसर है नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर आपका एक ही ऑक्सीजन जो था वो कनेक्ट होता है इससे, ठीक है। तो दिस इज नॉट पैरोक्साइड। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट। यहाँ मैंने 2 और 3 चीज़ आपको समझाई हैं, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीडेशन नंबर जो स्ट्रक्चर बना के कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, और यहाँ पर क्या है, हॉट कॉन्क H2SO4 कैन एक्ट एज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सच बात है। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, जो कि मॉलिक्यूल में भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज मेटल नॉन मेटल सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज बाई कॉन्क H2SO4 इंटू 2 गैस, यानी इसमें से H2SO4 किसके साथ रिएक्शन करेगा जो आपको 2 क्या मिलेंगे, गैस मिलेंगी। तो देखो, अगर एक एक करके इनको देखा जाए तो कॉपर जो है
अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करे भी, मैं बैलेंसिंग में अभी ध्यान नहीं दूंगा, तो ये आपका कॉपर सल्फेट प्लस में SO2 प्लस में H2O ये बनाएगा, लेकिन यहाँ तो एक ही गैस है, वो कह रहा है 2 गैस होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप सल्फर के साथ रिएक्शन करोगे H2SO4 की, तो यहाँ भी आपको इस तरीके से एक ही गैस दिखाई देगी, SO2 और H2O। लेकिन कार्बन की एक ये रिएक्शन इतनी खास है जो CBSE में भी पूछी गई थी। यहाँ पर कार्बन को अगर H2SO4 के साथ आप रिएक्ट करोगे तो आपका आंसर CO2, SO2 और H2O आएगा। हाँ जी, ये आपकी 2 गैस हो गई हैं, तो करेक्ट आंसर है आपका कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगला है आपका 23, ए ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैग्नीज। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें सभी इनऑर्गेनिक आयन और कंपाउंड जो हैं उनके कलर की इमेजेस आपको दिखाई गई है, तो उसमें आप ज़रूर देखना कि मैग्नीज का ऐसा कंपाउंड जो ब्लैक कलर का होता है वो होता है MnO2। ठीक है, रिएक्ट विद हैलोजन टू गिव ग्रीनिश येलो गैस, और ये ग्रीनिश येलो गैस भी आपको याद होगी, ये Cl2 होती है। व्हेन एक्सेस ऑफ दिस गैस, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीज ऑक्साइड, जिसे पायरोलोसाइट और भी बोलते हैं, अगर इसकी रिएक्शन HCl, ये कहा ना हैलोजन एसिड, तो ये हैलोजन एसिड है, करवाएं तो ये आपका बनाता है MnCl2 प्लस में H2O प्लस में Cl2। ये Cl2 गैस आपकी ग्रीनिश येलो गैस होती है। ठीक है, Cl2 गैस, और ये आपका ब्लैक कलर है। अब वो कह रहा है कि ये ग्रीनिश येलो कलर को अगर एक्सेस में ले लिया जाए, ओके, Cl2 एक्सेस में है, और रिएक्ट करवा दिया जाए अमोनिया के साथ, तो ये एक्सेस में है, तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो होता है NCl3 प्लस में HCl। तो वो कह रहा है बताओ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बदलाव आया। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है देखो -3, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो +1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा x + 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -3 आ गई, और ये +3, तो बदलाव हुआ है -3 to +3, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा 24 क्वेश्चन हमें समझाता है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड जीनोन, जीनोन का कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, बहुत से कंपाउंड है जीनोन के, पूरी नोबल गैस में से इकलौती नोबल गैस जो कंपाउंड बनाती है XeF2, XeF4, XeF6, राइट, XeO3, राइट, XeO F4, तो ये सारे जीनोन जो है कंपाउंड है वो जीनोन बनाती है। क्या ऐसा पहले से ही था? नहीं। एन बार्टलेट नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया। उसने पहला कंपाउंड O2PtF6 बनाया, और O2 पॉजिटिव और PtF6 नेगेटिव, ये पहला कंपाउंड था। बाद में पता लगा एन बार्टलेट को कि ऑक्सीजन और जीनोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने लायक, ऑक्सीजन और जीनोन दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम होती है। एक्सपेरिमेंटल उसको ये पता लगा, तब से उसने सबसे पहला कंपाउंड इतिहास का जीनोन का, जीनोन PtF6 बनाया। ठीक है, और ये सबसे पहला कंपाउंड था जीनोन का। तो किसने उसकी हेल्प करी है बनाने में? इसने कि O2 और जीनोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम होती है। आंसर है थर्ड, बोथ O2 एंड जीनोन हैव ऑलमोस्ट सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, याद रखना, कुछ खास कॉन्सेप्ट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 25, इन द सॉलिड स्टेट PCl5 जो है वो किस स्टेट में मिलता है? देखो, अगर लिक्विड और गैस स्टेट की बात करें तो आपका PCl5 जो है वो बड़ा सिंपल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप में दिखाई देता है, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से Cl 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 Cl, ये आपका तब होगा जब PCl5 गैस या लिक्विड स्टेट में होगा। लेकिन अभी फिलहाल में ये जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, ये बोल रहा है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ये हमें मिलता है PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। ठीक है, जिसमें से ये आपका टेट्राहेड्रल है और ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आयनिक फॉर्म में मिलता है ये, जिसमें PCl6 आपका टेट्रा होता है और ये आपका ऑक्टा होता है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।
ओके, अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। बड़ा आसान केस है एक और, कि बताइए रिडक्शन पोटेंशियल सभी की ई नोट वैल्यूज दी गई हैं और बताइए डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी ज़्यादा होती है जिसकी ई नोट वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव यानी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ई नोट वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो बी आर ओ फोर सिंगल नेगेटिव ये आपका सबसे ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से कोई एक है, उसके बाद किसका नंबर आएगा 1.65 का, यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका 3। ये सबसे ज़्यादा है, फिर कम और फिर सबसे कम। क्लियर। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 27। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, जिनके सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आयोडीन के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर सकते हो। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके 7, क्लोरीन के भी 7 है, पूरी हेलोजन फैमिली 7 टू जा 14, तो इसके टोटल हो गए 21। इसी तरह से ClO2 के अगर मैं निकालूं तो ये कैसे आएंगे, Cl के काउड लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आगे आपके 7, तो 7 प्लस में 6 टू जा 12, तो ये आपका 19। इसका मतलब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हैं। ऐसी बात करें तो Br को देखोगे तो आपको पता लगेगा ब्रोमीन जो है इसका आ गया 7, प्लस में ऑक्सीजन है 6 टू जा 12, और माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो आंसर आया कितना 20। ऐसे ही आप इस BrF2 पॉजिटिव का निकाल के देखो तो ये होता है ब्रोमीन 7, और 7 टू जा 14, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो आप ऐड करके देखो अब आंसर अभी भी जो आया वो आया 20। तो ये जो थे ये तो आपके दोनों के दोनों हो गए सेम, लेकिन ऊपर वाले जो दो थे ये सेम नहीं थे, ये अलग है और ये अलग है। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड आ गया। स्वागत है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 में। इसमें आपके एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके भी, तो देखिए नंबर 28। इफ क्लोरीन गैस इज पास, क्लोरीन गैस याद होगा ग्रीनिश येलो। क्लोरीन गैस इज पास टू द हॉट NaOH में अगर पास किया कर दें तो दो चेंज आते हैं किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में, किसके, क्लोरीन के। चलो देखते हैं, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है। आप जरूर इस रिएक्शन तक जरूर आओगे जब प्रिपरेशन करोगे। तो देखो NaOH में अगर मैं क्लोरीन गैस को पास कर दूं तो ये बनाता है आपका एक तो NaCl, एक आपका NaClO3, इसे सोडियम क्लोरेट बोलते हैं, और एक H2 आ गया। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो 0 है, साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ कितना है, बड़ा साफ क्लियर है, -1 है। यहाँ कितना है क्लोरीन का, निकाल लो भाई, प्लस का 1 होता है सोडियम, ये x है और ये -6 है, इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी +5, तो ये आपका +5 है। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर देखो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या वो कह रहा है, क्या बदलाव आया है, तो आंसर है 0 से -1 हुआ है, ओके, और 0 से +5 भी हुआ है, तो ये आंसर आपका परफेक्ट है, 1 और 3rd। ओके, आगे चलते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या बता रहा है, इनमें से कौन सही नहीं है, गलत है, कौन कौन गलत है देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर मैं आपको बता दूं, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन की ई नोट वैल्यू होती है +2.79, जो कि सबसे टॉप पे है। तो यहाँ पर फ्लोरीन तो सबसे टॉप पे है, तो क्या ये जो था वो ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक, ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल इसी ऑर्डर में होती है, दिस इज करेक्ट, बट हमें तो नॉट करेक्ट देखना है। ओके, अगले पे चलते हैं, आयनिक कैरेक्टर मेटल हैलाइड का। तो आयनिक कैरेक्टर जो है मेटल हैलाइड का, वो जितना ज़्यादा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, क्लोरीन की होती है 3.2। तो सोच के देखो, ज़्यादा डिफरेंस M तो सभी में सेम है ना, तो ज़्यादा डिफरेंस किस में होगा, फ्लोरीन और M में होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मान लो ये आपका जो M है ये 2.0 है, तो अब खुद देखो डिफरेंस, यहाँ भी 2.0 है, डिफरेंस देखो, तो कुल मिला के ज़्यादा डिफरेंस आपका MF में है, तो ये तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, और ये सबसे कम दे रखा है, तो आपका नोट वाला सेलेक्ट हो गया, एक तो ये है।
नेक्स्ट बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये इसके लिए IFB एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है IFB, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाती है और जो आपकी वॉशिंग मशीन है यही बनाती है। इससे आप कोड बना सकते हो। आयोडीन की इलेक्ट्रो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, फिर नंबर आता है फ्लोरीन का, फिर आता है ब्रोमीन का, और लास्ट में जो रह गया वो होता है आयोडीन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखना कितनी बार आएगा एग्जाम में ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा नहीं होती, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, मैंने बताया आपको IFB, सॉरी यहाँ क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्लोरीन की होती है, और ये कह रहा है फ्लोरीन नहीं, ये भी नॉट अकॉर्डेंस, तो ये आपका हो गया। हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ HF की सबसे ज़्यादा होती है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है, और फर्स्ट भी करेक्ट है, और सेकंड और थर्ड ये गलत है, ठीक है। तो IFB याद रखना भाई, IFB इंक्रीजिंग ऑर्डर में, IFB बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, सबसे कम आयोडीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की। अब आप कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यार इतनी कम कैसे होगी, इन दोनों से कम होगी, तो आंसर है फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, छोटा होता है, और इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जल्दी टूट जाता है। ये जल्दी टूट जाता है, राइट। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, सबसे बड़ा, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, और जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी वो जल्दी टूट जाएगा। यानी आयोडीन भी जल्दी टूटता है, फ्लोरीन भी जल्दी टूटता है, दोनों को लैब में एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो पाया कि आयोडीन ज़्यादा जल्दी से टूट जाता है, थोड़ी एनर्जी देके टूट जाता है। हालांकि दोनों के बीच में टफ कंपटीशन था कौन जल्दी टूटेगा। ये कह रहा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मैं जल्दी टूटूंगा, ये कह रहा है मेरी बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, मैं जल्दी टूटूंगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका 30, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट P4 मॉलिक्यूल, जो कि व्हाइट फॉस्फोरस होता है। देखो व्हाइट फॉस्फोरस में जो P होता है 1 2 3 और ये 4, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है इसे 60 डिग्री बोलते हैं, इसको कहते हैं एंगुलर स्ट्रेन। और यहाँ टोटल बॉन्ड कितने हो गए अगर आप देखोगे तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड है। तो इट हैज़ 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं जी, इसके पास देखो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 तो बॉन्ड बना लिया, 2 रह गए, यहाँ भी 2 रह गए, यहाँ भी 2 रह गए, यहाँ भी 2 रह गए, तो कितने लोन पेयर हैं, 4 लोन पेयर हैं। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। इट हैज़ 6 PP सिंगल बॉन्ड, हाँ जी देखो 1 2 3 4 5 6 PP सिंगल बॉन्ड 6 है, ये बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ 3 PP सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल गलत है। इट हैज़ 4 लोन पेयर, बिल्कुल सही है, ये देखो 1 2 3 4 4 लोन पेयर होते हैं। तो ये भी ख़त्म। अब आपका 30 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, 40 का टारगेट है, तो हम बहुत जल्दी नज़दीक पहुंच रहे हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर आपका अमंग हैलोजन, सभी हैलोजन में से रेडियस रेशियो आयोडीन और फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है, सच बात है। देखो फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी, अंटी एस्टेटाइन नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ सबसे बड़ा साइज है फ्लोरीन आयोडीन का, और सबसे छोटा साइज है किसका, फ्लोरीन का। तो बताओ रेडियस रेशियो सबसे ज़्यादा इसी की होगी क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला, लिविंग एफ बॉन्ड को छोड़ दें तो सभी हैलोजन बॉन्ड में से एक्सेस बॉन्ड जो है वो एक्स डैश बॉन्ड यानी इंटर हैलोजन से वीक होते हैं। देखो मैं आपको समझाऊँ, एक होता है ClF, ठीक है ना, जैसे ClF3 नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर Cl और F के बीच में बॉन्ड है। जब दो अलग अलग हैलोजन के बीच में बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं इंटर हैलोजन। अगर सेम हैलोजन के बीच में बॉन्ड होता है ClCl तो उसे बोलते हैं नॉर्मल हैलोजन। आमतौर पर इंटर हैलोजन जो होते हैं वो वीक होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए जल्दी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
तो यहाँ पर तो उल्टी बात बोल रखी है, हैलोजन आर वीकर। नहीं जी, इंटर हैलोजन आर वीकर, क्योंकि इंटर हैलोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं और जल्दी टूटते हैं। ठीक है, तो इंटर हैलोजन वीक होते हैं, ये तो वैसे ही गलत हो गया यार। अगला, अमंग है इंटर हैलोजन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन आयोडीन फ्लोराइड। सच बात है, आप कौन नहीं जानता IF7 को। सबसे ज़्यादा एटम देखो, 8 एटम्स का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का एक साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है, कॉम्बो बन गया। सारे छोटे 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 फ्लोरीन इसके चारों तरफ बिखर जाते हैं, आराम से इजीली अटैच हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है। नेक्स्ट है इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव। अभी अभी डिस्कस हुआ है, इंटर हैलोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये बात भी सच है। ऑप्शन 1, 3 एंड 4 इज आर ट्रू। आगे चलते हैं। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SO2 इज करेक्ट। देखो SO2 के बारे में मैं कई इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। SO2 में सल्फर को देखोगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होता है -2 और मैक्सिमम होता है +6। अब यहाँ SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, जो कि इसके बीच में आ रहा है। यानी ये डिक्रीज भी हो सकता है, ये इंक्रीज भी हो सकता है। यानी SO2 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, ये रिड्यूसिंग भी एक्ट कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग भी एक्ट कर सकता है, और अगर किसी को नहीं पता हो तो ये ब्लीचिंग की तरह भी एक्ट कर सकता है। और तो और इसको एंटी क्लोर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। एंटी क्लोर कई बच्चों को नहीं पता होता, तो मैं बता रहा हूँ। जब क्लोरीन का यूज़ करने से दाग धब्बे पड़ जाते हैं ना, तो उसको दाग धब्बों को हटाने के लिए, ठीक है, एंटी क्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्लोरीन से लगने वाले जो निशान हैं उनको हटाने के लिए एंटी क्लोर का यूज़ किया जाता है, जो कि होता है SO2। चलो देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट इन मॉइस्ट कंडीशन। बिल्कुल सच बात है, मैंने बताया ना ब्लीचिंग की तरह भी इस्तेमाल होता है ये। अगला है इट्स मॉलिक्यूल हैज लीनियर ज्योमेट्री। नहीं, इसकी कोई लीनियर ज्योमेट्री नहीं होती। अगला है इट डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डिसइंफेक्टेंट। एक और बात लिख लो इसके लिए, डिसइंफेक्टेंट, ये भी बिल्कुल सच है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद मेटल सल्फाइड। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये दो ऑप्शन थे जो करेक्ट थे। आगे चलते हैं। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, ऑल 3 NO बॉन्ड लेंथ इन HNO3 आर इक्वल, आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप रेजोनेंस बनाओगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ पर रेजोनेंस N डबल बॉन्ड O HNO3 का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे? इस तरीके से HNO3, हाइड्रोजन +1 है, ये +5 है, ये 18 है, तो 24, तो किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, 3, तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये आपका OH है, NOH। और ये जो बॉन्ड होते हैं दोनों को दोनों, ये डेटिव बॉन्ड हो गया। तो ये दोनों बॉन्ड रेजोनेंस बनाते हैं। एक बारी यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से सिंगल आ जाएगा, और यहाँ आपका डबल आ जाएगा। ठीक है, इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। और ये NOH है ना, अनटच रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता NOH। तो ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ में फ़र्क होगा। ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड हो गया OH का, लेकिन ये आपका क्या हो गया? 1.5। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 हो गया। तो यहाँ पर क्या सभी बॉन्ड इक्वल होते हैं? नहीं जी, नहीं होते। क्या PCl5 के सभी बॉन्ड इक्वल होते हैं? नहीं जी, इक्वेटोरियल बॉन्ड अलग होते हैं और एक्सियल बॉन्ड थोड़े से लंबे होते हैं। अगला, P4 मॉलिक्यूल इन व्हाइट फॉस्फोरस हैव एंगुलर स्ट्रेन। मैंने बताया था अभी, देयरफॉर व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव। सच बात है, एंगुलर स्ट्रेन होता है इस तरीके से व्हाइट फॉस्फोरस जो बनाता है ना, तो इसके बीच का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है फॉस्फोरस के बीच का, ये 60 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन। और ये इतना ज़्यादा होता है सभी में, एंगुलर स्ट्रेन इतना ज़्यादा कि ये मॉलिक्यूल रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव है। ठीक है, अच्छा, PCl5, यहाँ PCl5 होना चाहिए था। तो PCl5 जो है
ये सॉलिड स्टेट में क्या टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होता है कैटायन और एनायन की फॉर्म में। अभी अभी देखा था हमने PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। हाँ जी होता है, ये दोनों बात सही है। क्लियर। आगे चलते हैं। नंबर 34, विच द फॉलोइंग ऑर्डर आर करेक्ट एज पर द मेंशन। इनकी जो भी प्रॉपर्टी दी हुई है क्या उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। देखते हैं भाई, क्या मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की होती है? नहीं जी, क्लोरीन की होती है। कितनी? -349। फ्लोरीन की तो कितनी होती है? इसकी तो होती है -328। तो पहला एक करेक्ट रॉन्ग हमने निकाल दिया। अगला, थर्मल स्टेबिलिटी, क्या H2O ज़्यादा थर्मल स्टेबल है? हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हीट करोगे तो टूटेगा नहीं इतनी आसानी से, तो बिल्कुल ये थर्मल स्टेबल है। इसके अलावा देखा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ देखो मैंने समझाया था आपको, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, राइट। अब यहाँ सबको चेक कर लो, ये तो मेटलॉइड होता है, ये तो मेटल होता है, तो ये नॉन मेटल हो गया आपका प्रॉपर, और ये इसके अलावा ये भी नॉन मेटल है, तो ज़्यादा नॉन मेटल तो सल्फर है, तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हुआ, तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं? ये आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अमोनिया की सबसे ज़्यादा दे रखी है, नहीं जी ये गलत है। यहाँ एंथैल्पी वेपराइजेशन इसकी आर्सेनिक की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 35 पे। 35 क्या है? इस 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है जो बिल्कुल सही है, देखते हैं। SS बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H2S2O8 OH6, क्या इसमें SS बॉन्ड होता है? देखो ये थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज करेगा, इसको बोलते हैं H2S2O7 को तो बोलते हैं ओलियम, और H2S2O8 पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन H2S2O6 तो हमने NCERT में पढ़ा ही नहीं, तो लिख लो इसको डाईथायोनिक एसिड बोलते हैं, डाईथायोनिक एसिड ये इसका नाम है, ठीक है। और इसमें आप अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो S सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और यहाँ पर आ गया आपका OH, और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये आपका OH आ गया। तो हाँ जी इसमें ये होता है सिंगल बॉन्ड, ये सच है, ठीक है। अगला, इन पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे H2SO5, इसको किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इसको कैरोज एसिड बोलते हैं H2SO5 को। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +6 होती है? आज ही हमने देखा था, ठीक है, आज की क्लास में ही हमने इसको देखा है, इसमें पेरोक्साइड यूज किया गया है, इसलिए हाँ जी ये +6 होती है, ये सही है। क्या आयरन पाउडर का यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस? नहीं जी, इसका नहीं यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड का एज ए कैटलिस्ट। क्या एंथैल्पी पॉजिटिव होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO2 बाई कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ दिस? नहीं जी, ये नेगेटिव होती है एंथैल्पी, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचते हैं, ओके। तो इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन कॉन्क H2SO4 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मैं बता दूं ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिडक्स होती नहीं। जैसे आप इस रिएक्शन को देखो, क्या ये रिडॉक्स है? यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैल्शियम की निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ भी +2 है, ओके भाई। यहाँ -1 होता है फ्लोरीन, निकाल लो आप, चेक कर लो, देखो +2 प्लस में 2x इजल टू 0, तो 2x इजल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। तो यहाँ फ्लोरीन -1 है, वो तो यहाँ भी है, तो यार कुछ बदलाव हुआ ही नहीं कहीं पे, तो हम किसे कहें ऑक्सीडेशन, किसे कहें रिडक्शन? गलत है। अगला, इसमें देखोगे आप तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर -1 था, तो -1 से 0 होना ये तो इंक्रीज हो गया, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन किसने करवाया है? H2SO4 ने करवाया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देखो कॉपर 0 है, लेकिन यहाँ देखोगे तो +2 है, वाओ, यहाँ भी ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, किसने करवाया है? H2SO4 ने, तो ये ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी करेक्ट हो गया। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो +1 कोई बदलाव नहीं, -1 कोई बदलाव नहीं, ये भी गलत है, यहाँ भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा। ओके, नंबर 37 और हमारे MCQ टाइप 2 भी खत्म हो जाएंगे। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सच है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट है ओनली टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नोबल गैस आर ड्यू टू वीक डिस्पर्जन फोर्स। भाई सच बात है, नोबल गैस में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, यही वजह है कि नोबल गैस का साइज आमतौर पर बड़ा होता है 17 ग्रुप के कंपैरिजन में। इट इज ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू जीनोन, आज ही हमने पढ़ा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एन बार्टलेट नामक एक साइंटिस्ट था जिसने पाया कि ऑक्सीजन और जीनोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नियरली सेम है। और कितनी सेम है मैं आपको ये भी एक्यूरेट बता दूं। देखो, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1175 किलो जूल पर मोल और जीनोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1170 किलो जूल पर मोल। तो इतनी नियरली सेम को देखकर एन बार्टलेट समझ गया कि जो कंपाउंड मैं बना रहा हूं O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव, इसकी जगह जीनोन भी तो कर सकता है ना, जीनोन PtF6 नेगेटिव और जीनोन पॉजिटिव। तो उस दिन पहली बार नोबल गैस में से किसी एक ने कंपाउंड बनाया, ये दूसरी बार बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं जी, आप चेक करना, इसकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव नहीं होता। जीनोन फ्लोराइड इज नॉट रिएक्टिव, नहीं जी, जीनोन फ्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव। आप आने वाले क्या XeF6 को देख लो, पानी के साथ रिएक्शन, XeF4 की पानी के साथ रिएक्शन, XeF2 की पानी के साथ रिएक्ट, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो पहले दो आपके करेक्ट थे। तो अब हमारे पास 3 ही क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आंसर टाइप में आपका स्वागत है। यहाँ तक हम ट्रैवल करते करते, मेहनत करते करते पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो 40 तक ख़त्म हो जाएगी और बाकी की जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में ज़रूर देखना। अब देखते हैं हम 38 को। तो क्या है 38? इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, why SO3 नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन वाटर टू फॉर्म H2SO4। देखो, मैं बता दूं आपको, कभी गलती से भी A को A2W आप डालते हो ना, एसिड टू वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लाइड करके डालते हैं। ठीक है, और वाटर को एसिड में डाल दिया तो इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे। तो हमेशा एसिड को वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में डालते हैं। और दूसरी बात जो इसकी है वो क्या, इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, व्हाई SO3 नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन दिस, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से इसकी मिस्ट या फॉग बन जाएंगे, किसके, H2SO4 के। ठीक है, और वो इतने ज़्यादा होंगे कि उन्हें कंट्रोल कर पाना, उन्हें कंडेंस कर पाना डिफ़िकल्ट होगा, तो डिफ़िकल्ट टू कंडेंस। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस रिएक्शन जो शो करती हो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक। आपको कुछ याद आ जाएगा इस रिएक्शन को देखकर, ये रिएक्शन आपकी अमोनिया में डाल दिया ऑक्सीजन, यही वो पूछ रहे हैं कि अमोनिया में ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या होगा। तो आंसर आएगा आपका NO प्लस में H2O। ये आपकी कॉन्टैक्ट ऑसवर्ल्ड प्रोसेस जो है किसकी, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HNO3, उसकी प्रोसेस का की पहली रिएक्शन है ये। क्या, 4-5 बैलेंस कर लो 4-6। ठीक है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बड़ा सिंपल यार, ये होता है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड कौन सा है, H4P2O7। तो ये दो फॉस्फोरस हैं और यहाँ अगर इसको बनाए तो डबल बॉन्ड O और 1 2 3
यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है तो 2 तो यूज हो गए ना, 3 4 5 6, तो एक कॉमन ले लो 7। H जितने भी हैं उनको यहाँ लगा दो, OH 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 और ये OH, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सो दिस वाज द क्लास फॉर NCERT एग्जाम्पलर, जो कि बहुत खास कॉन्सेप्ट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। कोई भी आपका कोई रिव्यू हो तो आप चैट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।